एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में जहां परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और सुकून भरा माहौल था, कबूतर एक झुंड में खुशी खुशी रहते थे। उन्होंने एक ऊंचे कदीम बरगद के दरख्त पर अपना घर बनाया था जो इत्तेहाद और अमन की अलामत था। उनके दरमियान एक बुजुर्ग कबूतर था जिसका नाम कबीर था, जो अक्लमंद और सबका इज्जतदार था। वो अक्सर कहानियां और नसीहतें सुनाता ताकि झुंड मुत्तहिद और होशियार रहे। एक दिन सुबह सवेरे जब कबूतर खाने की तलाश में उड़े तो उन्हें एक मैदान मिला जहां सुनहरी दाने बिखरे हुए थे। कबूतर खुशी से झूम उठे और दाने खाने के लिए नीचे उतरे, लेकिन उन्हें यह इल्म न था कि एक शिकारी जो माहिर और चालाक था ने इन दानों के नीचे जाल बिछाया हुआ था। उसने एक बड़ा जाल बिछा रखा था ताकि बेखबर परिंदों को पकड़ सके। कबीर, जो हमेशा मोहतात रहता था, ने खबरदार किया, मेरे दोस्तों, ये खाने की फरावानी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हमें मोहतात रहना चाहिए और खतरे का पता लगाना चाहिए। लेकिन नौजवान कबूतर, जो भूख से मजबूर थे, इसकी बात को नजरअंदाज कर गए। बुजुर्ग कबीर अब बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, उन्होंने कहा, ये एक नायाब नेमत है, चलो इसका लुत्फ उठाएं। कबीर अपनी हिचकिचाहट के बावजूद अपने झुंड को छोड़ नहीं सकता था। मजबूरना वो उनके साथ शामिल हो गया। जैसे ही उन्होंने दाने चुगने शुरू किए, जाल बंद हो गया और वो सब फंस गए। अफरा तफरी मच गई। कबूतर अपने परों को फड़फड़ाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन जाल ने उन्हें मजबूती से जकड़ लिया। दूर से शिकारी ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ देखा और उनकी तरफ चलना शुरू किया। कबूतर घबरा गए। कुछ एक दूसरे को इल्जाम देने लगे, जबकि कुछ मायूसी से रोने लगे। लेकिन कबीर, जो खुद भी फंस गया था, पुरसुकून रहा। मेरे दोस्तों, उसने मजबूती से कहा, ये इल्जाम तराशी आगम का वक्त नहीं है। हम सब मिलकर एक रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। कबूतरों ने खामोशी इख्तियार की और कबीर की बात सुनी। अगर हम सब अपने परों को एक साथ जोर से हिलाएं और इकट्ठे ऊपर उठें, तो हम जाल को उठाकर भाग सकते हैं। पहले तो कबूतरों को शक हुआ। जाल भारी था और खौफ उनकी समझ पर गालिब था। लेकिन कबीर के अज़्म ने उन्हें मुतासिर किया। उन्होंने अपने बुजुर्ग पर भरोसा करने का फैसला किया। मेरे इशारे पर कबीर ने हिदायत दी, अपने परों को पूरी ताकत से हिलाए। कबूतरों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए। शुरू में जाल बमुश्किल हिला, लेकिन जैसे जैसे वो जारी रहे, उनकी इज्तिमाई ताकत ने जाल को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जाल हवा में बुलंद हुआ और शिकारी हैरत से देखता रह गया जब इसका जाल उड़ता हुआ दौड़ चला गया। कबूतरों ने जाल को एक करीब की पहाड़ी पर ले जाया, जहां एक मेहरबान चूहा मोंटू रहता था। कबीर ने मोंटू से पहले ही दोस्ती की हुई थी और उस पर भरोसा था। जब वो मोंटू के बिल के करीब उतरे तो कबीर ने आवाज दी, मोंटू, मेरे अजीज दोस्त, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मोंटू जल्दी से बाहर आया और कबूतरों को जाल में फंसा हुआ देखा। वो खुदाया, ये क्या हुआ? उसने हैरानी से कहा। शिकारी ने जाल लगाया और हम पकड़े गए, कबीर ने वजाहत की। बरा करम अपने तेज दांतों से जाल को काट कर हमें आजाद करो। बिला झिझक मोंटू ने रस्सियों को चबाना शुरू किया। एक एक करके कबूतर आजाद हो गए। उन्होंने मोंटू का बेहद शुक्रिया अदा किया और उसकी मेहरबानी को हमेशा याद रखने का वादा किया। कबीर ने झुंड की तरफ देखा और कहा, यह हमारे लिए एक सबक है। इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इकट्ठे खड़े हों तो सबसे बड़ी मुश्किलात भी हल हो सकती है। कबूतरों ने सर हिलाया, उनके दिल शुक्रगुजारी और नई बसीरत से भर गए। इस दिन के बाद वो हमेशा मोहतात रहे और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहे। जहां तक शिकारी का ताल्लुक है, वो अगले दिन जंगल में वापस आया, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि कबूतर आजाद और मुत्तहिद होकर आसमान में बुलंद हो रहे हैं।
उसने समझ लिया कि कोई भी जाल इत्तेहाद और टीम वर्क की ताकत को काबू नहीं कर सकता। और इस तरह कबूतर खुशी से रहते रहे। उनकी कहानी जंगल में एक अफसाना बन गई जो बहादुरी, दानिशमंदी और इत्तेहाद की ताकत का एक सबक थी। छोटे से गांव उवीलो के इख्तिताम में एक पुराना पथरीला पुल था जो एक चमकती हुई नदी के ऊपर बना हुआ था। कहा जाता था कि इसके नीचे की गई दुआएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो नियत साफ दिल से की जाए। दो लड़के अरमान और जियान इस पुल के नीचे पहली बार मिले थे और तब से वो बेहतरीन दोस्त बन गए। अरमान खामोश तब था और उसे ड्राइंग का शौक था। वो अक्सर बहती नदी और दरख्तों के मनाजिर को अपने स्केच बुक में उतारता। दूसरी तरफ जियान हमेशा तवानाई से भरपूर रहता, दरख्तों पर चढ़ता और नदी पर पत्थर उछालता। इन दोनों की शख्सियात मुख्तलिफ थीं, लेकिन वो एक दूसरे को मुकम्मल समझते थे, हर एक दूसरे की कमी को पूरा करता था। एक गर्म मौसम गर्मा की दोपहर अरमान अपनी स्केच बुक के साथ आया और जियान से कहा, मैं शहर के आर्ट मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूँ। इसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अगर किसी को मेरा काम पसंद न आया तो? जियान ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और उछालते हुए कहा, तुम सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट हो जिसे मैं जानता हूँ अरमान। अगर तुम्हें अपने काम पर यकीन है तो दूसरों को भी होगा। जियान की हिम्मत अफजाई से मुतासिर होकर अरमान ने अपनी ड्राइंग जमा करा दी। जब नताइज आए तो अरमान की ड्राइंग ने पहली पोजीशन हासिल की, लेकिन खुश होने के बजाय अरमान को एक अजीब सा अफसोस हुआ। इसकी स्केच बुक में वो तमाम लम्हात थे जो उसने जियान के साथ गुजारे थे। जियान का सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ना, नदी के किनारे हंसना और यहाँ तक कि वो लम्हा जब वो पानी में गिर गया था। उसने जियान को कभी ये नहीं बताया था कि उसकी दोस्ती इसके फन के लिए कितनी बड़ी तहरीक थी। इस सर्दियों में एक बर्फानी तूफान ने वीलो के इख्तिताम को सफेद चादर में ढांप दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जियान खामोश होता गया और नदी के किनारे अपनी पुरानी सरगर्मियों को याद करने लगा। एक दिन अरमान ने इसे पुल के नीचे पाया जो बर्फीली नदी को देख रहा था। क्या हुआ? अरमान ने इसके पास बैठकर पूछा। शायद हम शहर मुंतकिल हो जाएं, जियान ने धीमी आवाज में कहा। मेरे वालिद को वहां नौकरी मिल गई। अरमान के दिल को धचका लगा। तुम नहीं जा सकते। फिर मेरे साथ दरख्तों पर कौन चढ़ेगा या पत्थर उछालेगा? जियान ने कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शायद कोई और। इस रात अरमान देर तक जागता रहा, जियान के लिए एक तोहफा बनाने के लिए पुरज़्म। उसने सितारों के नीचे पुल की एक तस्वीर बनाई जिसमें इन दोनों के तमाम यादगार लम्हात को कैद किया। तस्वीर के पीछे इसने लिखा, चाहे हम कहीं भी हों, ये पुल हमेशा हमारा रहेगा। अगले दिन जब उसने ये जियान को दिया, जियान ने इसे मजबूती से गले लगा लिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, जियान ने कहा, और तुम्हें भी नहीं। बहार आई और जियान का खानदान शहर मुंतकिल हो गया। अगरचे दिन खामोश गुजरने लगे, अरमान अक्सर पुल पर जाता, स्केचिंग करता और जियान को खतूत लिखता जिनका जियान हमेशा जवाब देता, अपने नए तजुर्बात और बनाए गए दोस्तों के बारे में बताता। कई साल बाद जियान के जाने की सालगिरह पर अरमान को डाक में एक पैकेज मिला। इसके अंदर एक छोटी सी पेंटिंग थी जिसमें एक नदी, एक पुल और उसके नीचे बैठे दो लड़के दिखाए गए थे। साथ में एक नोट भी था, चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, ये पुल हमेशा हमें वापस जोड़ेगा। एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून छोटे से गांव में जो घने जंगलात और हमवार पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अरहम था। अरहम कोई आम लड़का नहीं था, उसके पास एक साइंसदान जैसी तजस्सुस भरी ज़हनियत और एक मुहिमजो की तरह बहादुर दिल था। एक शाम जब वो अपने बनाए हुए दूरबीन से सितारों को देख रहा था तो उसने आसमान में एक अजीब झपकने वाली रोशनी देखी। आम झमकुत्ते सितारों के बरक्स ये रोशनी किसी पैगाम देने की कोशिश कर रही हो, जैसे मखसूस अंदाज में हरकत कर रही थी। अगले दिन
अपने तजस्सुस को दबाने में नाकाम, अरहम ने अपनी बेहतरीन दोस्तों ज़ैन और हमजा से बात की। क्या पता ये किसी और दुनिया से आने वाला सिग्नल हो, उसने क़ियास किया। ये तीनों दोस्त अपनी जुर्रतमंदाना मुहिमों के लिए मशहूर थे और उन्होंने इस राज को तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग में जरूरी चीजें रख लें, स्नैक्स, टार्च और कंपास, और इस जगह की तरफ निकले जहां वो अजीब रोशनी आसमान में दिखाई देती थी। रात होने पर रोशनी मजीद चमकदार हो गई। अचानक एक शुआ आसमान से नीचे उतरी और तीनों दोस्तों को एक सुनहरी गर्म रोशनी में लपेट लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने खुद को एक जगह खड़े पाया जो किसी ख्वाब जैसी थी। उनके कदमों के नीचे जमीन शीशे की तरह चमक रही थी और आसमान हरे और जामनी रंगों के हुसैन रंगों से भरा हुआ था। अजनबी चमकती हुई पौधे हर जगह मौजूद थे और शफाफ जिस्मों वाले अजीब व गरीब जानदार हवा में आराम से तीर रहे थे। ज़ुबरिया में खुश आमदीद एक नर्म और दिलकश आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। हैरत से लड़कों ने एक लंबी खूबसूरत शख्सियत की तरफ देखा जिसकी जल्द चमकदार और आंखें सितारों की मानिंद रोशन थीं। मैं लीरा हूं, इस दुनिया की मुहाफिज। हम यहाँ कैसे पहुंचे? ज़ैन ने बमुश्किल पूछा। इसकी आवाज खौफ और जोश से कांप रही थी। तुम्हारा तजस्सुस और पाक दिलों ने हमारी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, लीरा ने वजाहत की। लेकिन तुम्हें समझना होगा, ज़ुबरिया खतरे में है। हमारी तवानाई का जरिया लोमीना क्रिस्टल शैडो डवेलर्स ने चरा लिया है, जो अंधेरे और अफरा तफरी में पलते हैं। इसके बगैर हमारी दुनिया फना हो जाएगी। लीरा की हालत से मुतासिर होकर लड़कों ने मदद करने का फैसला किया। लीरा की रहनुमाई में वो एक खतरनाक सफर पर रवाना हुए जिसे शेडोर लिम कहा जाता था। ये एक तारीक और खौफनाक जगह थी जहां कभी सूरज नहीं निकलता था और हवा में खौफ की बो बसी हुई थी। रास्ते में उन्हें अपनी हिम्मत और दोस्ती की आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने चमकती हुई लावे की नदियों को पार करने के लिए पेचीदा पहेलियां हल की, छुपे हुए रास्तों की हिफाजत करने वाले शरारती जानदारों को चालाकी से मात दी और हॉल ऑफ शेडोज में अपने सबसे गहरे खौफ का सामना किया। आखिरकार वो शैडो डवेलर्स के ठिकाने तक पहुंचे। लोमीना क्रिस्टल एक चमकता हुआ जवाहर जो तवानाई से भरपूर था, तारीकी के पिंजरों में कैद था। शैडो डवेलर्स खौफनाक मखलूक जिनकी सुर्ख चमकती आंखें थीं, इसके अर्द गिर्द मौजूद थे। लीरा की हिदायत याद करते हुए लड़कों ने एक मंसूबा बनाया। हमजा ने ज़ुबरियाई परिंदे की आवाज निकालकर शैडो डवेलर्स को मुतवज्जे किया, जबकि ज़ैन और अरहम ने मिलकर पिंजरों को खोलने के लिए अलामतों के एक सिलसिले का इस्तेमाल किया जो उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान सीखे थे। जैसे ही पिंजरा खुला, क्रिस्टल की रोशनी फैल गई, तारीकी को मिटा दिया और शैडो डवेलर्स को बेबस कर दिया। लड़कों ने जल्दी से क्रिस्टल हासिल किया और ज़ुबरिया की तरफ लूट आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने लोमीना क्रिस्टल को उसके मकाम पर वापस रखा। दुनिया रोशनी और तवानाई से भर गई और ज़ुबरियाई बाशिंदे खुशी से झूम उठे। लीरा ने लड़कों का शुक्रिया अदा किया, इसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। तुमने हमारी दुनिया को बचाया और हमें बहादुरी और दोस्ती की अहमियत सिखाई। इसके लिए हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। अपने हाथ के एक इशारे से लीरा ने लड़कों को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया। उन्होंने खुद को उसी जगह पाया। अगरचे ज़ुबरिया अब एक ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था, लड़कों को यकीन था कि यह हकीकी था। उनके पास इसका सबूत था, एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल का टुकड़ा जो लीरा ने उनको यादगार के तौर पर दिया था। इस दिन के बाद से अरहम, ज़ैन और हमजा एक दूसरे से अलग न हुए। उनकी दोस्ती इस गैर मामूली मुहिम से मजबूत हो गई। वो अक्सर सितारों की तरफ देखते, सोचते कि शायद लीरा और ज़ुबरियाई बाशिंदे उन पर नजर रख रहे हों। और अगरचे वो कभी ज़ुबरिया वापस न गए, लेकिन वहां सीखे गए असबाक हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहे, हिम्मत, दोस्ती और कायनात के बेपनाह इम्कानात के सबब। बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक खूबसूरत गांव में
नए साल की शाम सबसे ज्यादा मुंतजर तकरीब थी। हर उम्र के गांव वाले जियाफत के लिए जमा होते, आतिशबाजी देखते और एक बड़ी आग के अर्द गिर्द कहानियां सुनाते। लेकिन इस जश्न का दिल हमेशा गांव के चौक में मौजूद पुराना घड़ियाल टावर था। दहाइयों से आधी रात के वक्त उसकी मधुर घंटी नए साल में दाखिले का ऐलान करती, खुशी और उम्मीद फैलाती। इस साल ताहम मामलात मुख्तलिफ थे। नए साल की शाम से एक हफ्ता कबल घड़ियाल ने काम करना छोड़ दिया था। गांव के घड़ी साज की तमाम कोशिशों के बावजूद ये खामोश रहा। घड़ी की घंटी के बगैर नया साल कैसा होगा? जायान ने दौर से टावर को देखते हुए अफसोस से कहा। बिलाल, 3 दोस्तों में सबसे ज्यादा तजस्सुस रखने वाला, करीब होकर बोला, मैंने घड़ियाल के बारे में एक कहानी सुनी है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये जादुई है। जादुई? किस किस्म का जादू? अहमद ने दिलचस्पी से पूछा। इसकी आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। बिलाल ने वजाहत की, बुजुर्गों का कहना है कि घड़ी की घंटी सिर्फ वक्त का ऐलान नहीं करती बल्कि खुशी फैलाती है और पूरे साल के लिए खुशहाली को यकीनी बनाती। लेकिन यह सिर्फ इस वक्त काम करती है जब कोई खालिस दिल वाला शख्स उसे आधी रात से पहले चाबी दे। जायान ने सर हिलाया। लेकिन घड़ी खराब है और तकरीबन नया साल होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, बिलाल ने अज़्म से कहा। अगर कहानी सच है तो हम हार नहीं मान सकते। तीनों लड़कों ने खुद इस मामले को हल करने का फैसला किया। लालटेन, रस्सियों और बिलाल के वालिद से लिए गए औजारों के साथ वो सूरज के गुरूब होते ही टावर में दाखिल हो गए। टावर के अंदर अंधेरा और खौफनाक माहौल था। मकड़ी के जाल लकड़ी के बीम्स पर लटक रहे थे और जीने की हर चिड़चिड़ की आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ा देती। लेकिन अपनी घबराहट के बावजूद लड़के अज़्म के साथ ऊपर चढ़ते रहे। जब वो आखिरकार घड़ी के मैकेनिज्म तक पहुंचे तो उनका सामना एक मुश्किल मंजर से हुआ। गेयर्स बड़े, जंग आलूद और मुकम्मल तौर पर जाम थे। मजीद बुर्रा, चाबी देने वाली चाबी मैकेनिज्म का एक अहम हिस्सा कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये नामुमकिन है, जायान ने मायूसी से कहा। लेकिन अहमद, हमेशा पर उम्मीद, ने एक पुराने धूल से भरे कपड़े के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। देखो, चाबी, उसने खुशी से कहा, इसे फख्र से उठाते हुए। लड़के फौरन काम में लग गए। आधी रात तक सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उन्होंने गियर्स को साफ किया, जोड़ों में तेल डाला और एहतियात से चाबी को जगह पर फिट किया। जायान ने चाबी घुमाने का रजाकाराना तौर पर कहा। उसने चाबी को मजबूती से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से घुमाया। गियर्स चरचरे और कराहे, लेकिन एक लम्हे के लिए कुछ भी ना हुआ। क्या हम नाकाम हो गए? अहमद ने मायूसी से कहा। जैसे ही वो उम्मीद खोने लगे, एक हल्की सी टुक की आवाज सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता घड़ी के कांटे हरकत करने लगे। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने एक बुलंद मधुर घंटी दी जिसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई। आसमान रंगीन आतिशबाजी से जगमगा उठा और चौक में जमा गांव वाले खुशी से झूम उठे। घंटी की मालामाल हम आहंगी वाली आवाज ने सबको गर्मी और खुशी से भर दिया। तीनों दोस्त टावर के ऊपर खड़े होकर नीचे जश्न देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराहट का तबादला किया, उनके दिल फख्र से भरे हुए थे। हमने कर दिखाया, जायान ने हैरत से कहा। बिलाल ने सर हिलाया। हमने सिर्फ घड़ी को ठीक नहीं किया, हमने गांव को उसकी उम्मीद वापस दी। इस रात आसमान के नीचे जो आतिशबाजी से जगमगा रहा था, जायान, बिलाल और अहमद ने एक वादा किया। उन्होंने अज़्म किया कि टीम वर्क और अज़्म की रूह को नए साल में और उसके बाद भी बरकरार रखेंगे। घड़ी की घंटी ने न सिर्फ गांव बल्कि 3 लड़कों के लिए भी एक जादुई साल का आगाज किया, जिन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहरबानी मुझे पैदा कर सकती है। एक वक्त की बात है कि नूराबाद के मसरूफ शहर में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। हारिस अपनी मेहरबानी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था,
लेकिन वो अक्सर मुश्किलात का सामना करता था क्योंकि इसका खानदान गरीब था। इसके वालिद दर्जी का काम करते थे और उसकी वालिदा लिहाफ सिलाई करके रोजी कमाती थी। बावजूद उसके उनका छोटा सा घर मोहब्बत से भरा हुआ था। एक सर्दियों की शाम हारिस अपने घर की तरफ जा रहा था कि वो शहर की मसरूफ मार्केट से गुजरा। मुख्तलिफ रंगीन स्टॉल्स के दरमियान इसकी नजर एक पुराने कपड़ों के फरोश पर पड़ी। इस स्टॉल के एक कोने पर एक अनोखा कोट लटक रहा था। ये कोट सब्ज रंग का था जिस पर सुनहरी कढ़ाई और बटन थे जो मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। हारिस ने तजस्सुस के साथ फरोश से पूछा, ये कोट कितने का है? फरोश, जो एक पुरस्कार शख्सियत का हामिल बूढ़ा आदमी था, मुस्कुराकर बोला, ये कोट किसी आम शख्स के लिए नहीं है, ये अपने मालिक को खुद चुनता है। हारिस ने हैरत से पूछा, आपका क्या मतलब है? बूढ़े की आंखों में चमक थी। ये कोट जादुई ताकतों का हामिल है। ये सिर्फ इन लोगों को खुशकिस्मती और हिम्मत देता है जिनके दिल साफ हों। अगरचे हारिस को यकीन न आया, लेकिन इसका दिल कोट की तरफ खींचता चला गया। बूढ़े ने हारिस की दिलचस्पी देखकर कोट इसे थमा दिया और कहा, तुम्हें उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, ले लो, ये तुम्हारे लिए मुफ्त है। हारिस ने झिझकते हुए कोट कबूल किया और कहा, शुक्रिया जनाब। घर पहुंचकर उसके वालिदैन को कोट देखकर हैरत हुई। इसकी मां ने कहा, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है हारिस। इस रात हारिस ने कोट को एहतियात से अपनी कुर्सी पर लटकाया और सो गया। अगले दिन हारिस ने स्कूल जाते हुए कोट पहना। उसने देखा कि इसका शर्मीला हम जमात इमरान कुछ लड़कों के हाथों तंग हो रहा है। हारिस, जो आमतौर पर झगड़ों से दूर रहता था, इस दिन एक नई हिम्मत महसूस कर रहा था। उसने लड़कों को रोका और उनसे सख्ती से कहा कि वो रुक जाएं। हैरत की बात यह थी कि वो लड़के फौरन रुक गए। इमरान ने आंखों में आंसू लिए इसका शुक्रिया अदा किया। दिन गुजरने के साथ साथ हारिस ने दूसरे हैरानकुन वाकयात महसूस किए। उसने रियाजी के टेस्ट में आला नंबर हासिल किए और उसके उस्ताद ने इसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम तो एक बेहतरीन तालिब इल्म बनते जा रहे हो हारिस। चंद हफ्तों में हारिस ने कई छोटे लेकिन अहम मुजज़े देखे। उसने एक बूढ़ी खातून को सड़क पार करवाई, एक आवारा कुत्ते को घर दिलाया और हत्ता के अपने मोहल्ले के टूटे हुए खेल के मैदान को ठीक करवाने के लिए काउंसिल को कायल किया। जब भी वो कोट पहनता, वो खुद को पर एतमाद, हमदर्द और बेखौफ महसूस करता। एक शाम आग के पास बैठे हारिस ने कोट का बगौर जायजा लिया। कोट के अंदर एक इबारत कंदा थी, मेहरबानी जादू को बढ़ाती है, कोट पहनने वाले के दिल की अक्कासी करता है। हारिस को सच्चाई का एहसास हुआ कि जादू कोट में नहीं बल्कि इसके अपने अमाल और इरादों में है। कोट सिर्फ एक याद दहानी थी कि वो बहादुर, मेहरबान और अपने उसूलों पर कायम रहे। एक सख्त सर्द दिन हारिस ने एक भिखारी को देखा जो सर्दी में ठिठुर रहा था। उसने फौरन कोट उतार कर भिखारी को दे दिया और कहा, ये तुम्हें गर्म रखेगा। इस रात जब हारिस बगैर कोट के घर वापस जा रहा था, वो फिक्रमंद था कि कहीं इसने कोट का जादू हमेशा के लिए खो ना दिया हो। लेकिन अगले दिन कुछ हैरत अंगेज हुआ। इसके दोस्त, खानदान और यहाँ तक के मोहल्ले के अजनबी भी दूसरों की मदद करने लगे, जैसे कि हारिस के अमाल ने सबको मुतासिर किया हो। चंद हफ्तों बाद बाजार में वही बूढ़ा फरोश दोबारा नजर आया। हारिस ने इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इससे मुलाकात की। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, जादू हमेशा तुम्हारे अंदर था हारिस। तुमने साबित कर दिया कि एक मेहरबान दिल दुनिया को बदल सकता है। इस दिन से हारिस दूसरों के लिए एक मिसाल बना रहा और साबित किया कि हिम्मत और मेहरबानी सबसे बड़ी ताकतें हैं। जादुई कोट नूराबाद की एक कहानी बन गई जो हर एक को याद दिलाती है कि हकीकी जादू दूसरों के लिए अच्छा करने में है। ये एक सर्द और धुंधली सुबह थी जब जायान और उसके बेहतरीन दोस्त आदनल और बिलाल ने अपने गांव के किनारे की खोज करने का फैसला किया। जंगल के अंदर एक पुरस्कार और वीरान किले की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं,
जिसे मकामी लोग खौफ के साथ ज़ूम्बी वर्ल्ड के नाम से पुकारते थे। इस नाम से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती थी, लेकिन तीनों दोस्त तजस्सुस और नौजवानी के जोश से भरे इस मुहिमजुई की कशिश को रोक ना सके। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें ये करना चाहिए? आदनल ने अपने टार्च को मजबूती से थामते हुए पूछा। यकीनन, ज़ायान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर कहानियां सच हैं, तो हम ज़ूम्बी वर्ल्ड के राजों को खोलने वाले पहले होंगे। बिलाल, जो ग्रुप का सबसे मोहतात था, हिचकिचाया लेकिन फिर भी साथ चला। वो तीनों जंगल में दाखिल हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दरख्त घने होते गए और उनकी मुड़ी हुई शाखें सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। हवा और भी सर्द हो गई और एक अजीब खामोशी उन पर छा गई। आखिरकार वो किले तक पहुंचे। ये बहुत बड़ा था, उसकी ऊंची दीवारें बैलों से ढकी हुई थीं। गेट चरचुराते हुए खुला, गोया उन्हें अंदर आने की दावत दे रहा हो। उन्होंने खौफजदा नजरों का तबादला किया, लेकिन अंदर कदम रख दिया। उनके कदमों की गूंज खौफनाक अंदाज में सुनाई दी। किले के अंदर अंधेरा और गिर्द आलूद था। लड़कों ने एहतियात से खोज शुरू की। उनकी टार्चों ने कदीम फर्नीचर, जालों से लिपटे फानूस और मांग पड़े हुए दीवारों के कालीन को जाहिर किया। मरकजी हाल के वस्त में उन्होंने एक अजीब सी मेज देखी, जिस पर किसी अनजान जबान में इबारत लिखी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है ये क्या कह रही है? बिलाल ने पूछा। पता नहीं, ज़ायान ने तस्लीम किया, लेकिन ये किसी अहम चीज की तरफ इशारा करती लगती है। अचानक जमीन कांपने लगी, मेज चमकने लगी और हवा में एक हल्की सी गूंज पैदा हुई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कमरे में एक घूमता हुआ दरवाजा जाहिर हुआ। लड़के इसमें खींच लिए गए। उनकी चीखें इस चमकती हुई रोशनी में डूब गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर पाया। आसमान गहरे सब्ज रंग का था और जमीन अजीब चमकती हुई काई से ढकी हुई थी। उनके इर्द गिर्द एक तबाहशुदा मुस्तकबिल के शहर के खंडरात थे, जिनमें टूटे हुए फलक बोस इमारतें और छोड़े हुए गाड़ियां शामिल थीं। हम कहाँ हैं? आदनल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक आवाज गूंजी जिसने लड़कों को चौंका दिया। ज़ूम्बी वर्ल्ड में खुश आमदीद। उन्होंने देखा कि एक सायादार शख्सियत नमूदार हो रही है। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। तुम एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जहां जिंदा और मुर्दा साथ साथ रहते हैं। खबरदार रहो, क्योंकि खतरा हर तरफ मौजूद है। लड़के खामोश खड़े थे। इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछ पाते, बूढ़े आदमी ने ज़ायान को एक नक्शा दिया। ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन खबरदार, रास्ता खतरनाक है और ज़ूम्बी तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और लड़के अकेले रह गए। घर वापस जाने का अज़्म किए, वो नक्शे की पैरवी करते रहे, खतरनाक मनाजिर से गुजरते और चैलेंजों का सामना करते रहे। रास्ते में उन्होंने ज़ूम्बी मखलूक़ात का सामना किया, वो आधे जिंदा आधे मुर्दा, जिनकी चमकती हुई आंखें और बेरहम भूख थी। लड़कों ने अपनी अक्लमंदी और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए मखलूक़ात को शिकस्त दी, जाल बिछाए और होशियार छुपने की जगहें तलाश की। नक्शे पर निशान जद आखिरी मकाम पर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा, जिसकी हिफाजत एक देओकामत ज़ूम्बी बादशाह कर रहा था। मखलूक धाड़ रही थी, उसकी आवाज जमीन को हिला रही थी। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, ज़ायान ने कहा। आदनल, अपनी टार्च से इसे परेशान करो। बिलाल और मैं कमजोरी तलाश करेंगे। मंसूबा कामयाब हुआ। आदनल की टार्च की रोशनी ने ज़ूम्बी बादशाह को उलझा दिया, जिससे ज़ायान और बिलाल को उसके सीने में चमकते हुए क्रिस्टल को देखने का मौका मिला। इसे इसकी ताकत का मंबा समझते हुए उन्होंने मिलकर उसे निकालने की कोशिश की। एक आखिरी धाड़ के साथ ज़ूम्बी बादशाह गिर गया और दरवाजा खुल गया। थके हुए लेकिन फातिहाना अंदाज में लड़के दरवाजे से गुजरकर वापस किले में आ गए। मेज अब मजीद चमक नहीं रही थी और दरवाजा गायब हो चुका था।
हमने कर दिखाया, बिलाल ने भारी सांस लेते हुए कहा। आइए दोबारा कभी ऐसा न करें, आदनल ने हंसते हुए कहा। जब वो किले से बाहर निकले और अपने गांव वापस आए तो वो एक कामयाबी का एहसास लिए हुए थे। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया और ज़ोंबी वर्ल्ड में जिंदा बच गए, एक ऐसा एडवेंचर जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक वसी सल्तनत में एक अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका शानदार महल सुनहरी दीवारों और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था। महल से आगे एक जादुई जंगल था जो रंगीन फूलों, शफाफ पानी की नहरों और एक गैर मामूली मखलूक यानी बुलबुल से भरा हुआ था। बुलबुल कोई आम परिंदा नहीं था। इसके पर सादा थे, लेकिन उसकी आवाज आसमानी थी, दिलों को खुशी से भरने और सख्त से सख्त दिलों को भी नर्म कर देने की सलाहियत रखती थी। मुसाफिरों और शायरों के जरिए बुलबुल के जादुई गाने की खबर बादशाह के कानों तक पहुंची, जिन्होंने इसकी खूब तारीफ की। बादशाह को तजस्सुस हुआ और उन्होंने कहा, मुझे इस बुलबुल को खुद सुनना है। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलबुल को तलाश करने भेजा। वो जंगल में घूमते रहे, परेशान कि उन्होंने ऐसा परिंदा कभी नहीं देखा था। आखिरकार वो एक आजिज बावर्ची की लड़की के पास पहुंचे जो अक्सर जंगल में बुलबुल का गाना सुनने जाती थी। उसने उनकी रहनुमाई की और जब उन्होंने बुलबुल की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गए। बुलबुल को महल लाया गया जहां उसने बादशाह के लिए गाया। इसकी धन इतनी मशहूर कुन थी कि बादशाह का दिल पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह ने कहा, तुम मेरी सल्तनत का सबसे कीमती खजाना हो, और बुलबुल को एक सुनहरी पिंजरे में कैद कर दिया। अगरचे बुलबुल का ख्याल रखा गया, लेकिन वो कैद महसूस कर रहा था और जंगल की आजादी को तरस रहा था। उसने कम गाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज का जादू खत्म होने लगा। एक दिन महल में एक तोहफा आया, ये एक मैकेनिकल बुलबुल जो कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ये खूबसूरत प्रोग्राम शुदा धुनें गा सकता था। बादशाह इस मैकेनिकल परिंदे से मुतासिर हुआ और इसे असली बुलबुल के साथ रख दिया। कुछ अरसे तक दोनों ने साथ गाया, लेकिन मैकेनिकल परिंदे के पेशगोई के मुताबिक गाने ने जल्द ही असली बुलबुल की फितरी धुनों को पीछे छोड़ दिया। एहसास कमतरी से दो चार असली बुलबुल जंगल में उड़कर चला गया जब कोई नहीं देख रहा था। बादशाह ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया क्योंकि वो मसनूई परिंदे के सहर में मुब्तला था। कई साल गुजर गए और एक दिन मैकेनिकल परिंदा खराब हो गया। इसके पुर्जे घुस गए और कोई उसे ठीक नहीं कर सका। इसके बगैर बादशाह बीमार पड़ गया। उसने बुलबुल की आवाज की ख्वाहिश की, वही वाहिद चीज जो वाकई उसे सुकून देती थी। बादशाह की हालत जार सुनकर बुलबुल महल वापस आया। उसने बादशाह की खिड़की के करीब बैठकर एक ऐसा खालिस और शिफाई गीत गाया कि बादशाह की कुव्वत वापस आ गई। मेरे दोस्त, बादशाह ने कमजोरी से कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बुलबुल ने जवाब दिया, मैं तब तक रहूंगा जब तक तुम मुझे जंगल में आजाद रहने दोगे। मेरे गाने एक तोहफा हैं, कैद होने के लिए नहीं। बादशाह ने सर हिलाया और परिंदे की आजादी की जरूरत को समझा। इस दिन से बुलबुल जब चाहता महल आता और बादशाह और उसके अवाम के लिए गाता। बादशाह एक ज्यादा अक्लमंद और मेहरबान हुक्मरान बन गया, जिसने फितरत की खूबसूरती और तमाम जानदारों को अपनी असल हालत में जिंदा रहने की अहमियत को समझा। और यूं बुलबुल का गीत सल्तनत में गूंजता रहा, आजादी, मोहब्बत और जिंदगी की सादगी की याद दहानी के तौर पर। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।